जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि जो भारत में लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें जो बीजेपी पार्टी है वो अपना ये दावा कर रही है कि अब की बार 400 पार। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अमित शाह है और ये मोदी जी हैं और इनमें जो स्लोगन है, इनका जो स्लोगन है यहाँ पर बताया गया है कि अब की बार 400 पार। यहाँ जो स्लोगन दिखाया गया है कि अब की बार 400 पार का आप स्लोगन देख सकते हैं। तो क्या लगता है कि ये 400 आ जाएगा, या यदि आ जाएगा तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि 400 यदि सीटें आ जाती है लोकसभा चुनाव में तो इस सीट की वजह से 400 की वजह से क्या हो सकता है, क्या बदलाव आ सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। देखिए, आज पूरे भारत में एक बात ऐसी आग की तरफ फैल रहा है कि यदि बीजेपी का सीट 400 आ जाता है, बीजेपी का लोकसभा का जो सीट है 400 आ जाता है तो वो जो बीजेपी वाले हैं वो पूरे संविधान को चेंज कर सकते हैं। ये जो विपक्ष पार्टियां हैं, जो बीजेपी के विपक्ष पार्टियां हैं, वो ये दावा कर रही है कि यदि बीजेपी का 400 सीट आ जाता है तो ये पूरे संविधान को बदल कर रख देंगे। और ये दावा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का बात क्या है उसको समझते हैं। देखिए, ये जो है ये 400 पार की जो बातें हैं और संविधान संशोधन की जो बातें हैं, ये कहां से स्टार्ट हुआ? ये है बीजेपी के अनंत हेगड़े एमपी हैं, अनंत हेगड़े मंत्री हैं, जो एक बयान देते हैं और कहते हैं कि यदि हमारी सीट यानी कि बीजेपी की सीट 400 प्लस आता है तो हम संविधान को बदल कर रख देंगे, हम संविधान को बदल कर रख देंगे। अब हम लोग ये समझते हैं कि क्या सच में संविधान को बदला जा सकता है, या कोई ऐसी पॉइंट है या कोई ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो देखिए, संविधान में जो संशोधन है वो किस तरीके से होता है और किन पदों के तहत होता है उसके बारे में आज हम लोग समझते हैं। देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि संविधान में जो संशोधन है और बदलाव है उसको किस तरीके से किया जा सकता है, अब उसके बारे में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो टॉपिक दिखाया गया है कि संविधान में बदलाव, संविधान में बदलाव किस तरीके से हो सकता है और कितने सीट आने पर, या 400 का क्या कहानी है कि 400 सीट आने पर क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको देखते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या संविधान में बदलाव कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर संविधान में जो बदलाव है, संविधान में जो बदलाव है इसके बारे में संविधान के 20वां भाग जो है, 20वां भाग, और इसमें जो अनुच्छेद है वो 368 जो है ये बताता है कि संविधान में किस तरीके से संशोधन किया जा सकता है, यानी कि 20वां भाग और अनुच्छेद 368। ध्यान दीजिएगा कि 368 जो अनुच्छेद है उसमें साधारण बहुमत वाला भाग नहीं आता है। साधारण जो बहुमत से जो संशोधन होगा वो 368 में नहीं आता है। अब देखिए, यहाँ पर अब जो बदलाव की बातें हैं, बदलाव की जो बातें हैं वो 3 तरीके से किया जा सकता है। बदलाव 3 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है साधारण बहुमत, साधारण बहुमत होता है। दूसरा होता है विशेष बहुमत। यदि किसी पार्टी का यदि साधारण बहुमत आता है, सामान्य बहुमत, तो उसमें भी बदलाव करने की गुंजाइश होती है, वो भी बदलाव कर सकते हैं। संविधान के कुछ चीजें हैं उसको बदलाव कर सकते हैं। और कुछ होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के द्वारा भी संविधान में कुछ विशेष बदलाव किया जा सकता है। साधारण से कुछ साधारण बदलाव हो सकते हैं और विशेष बहुमत से कुछ विशेष बदलाव हो सकते हैं। उसके बाद में आता है कि विशेष बहुमत, यानी कि इससे कहीं और टॉप क्वालिटी का ये बदलाव हो सकता है। यानी कि विशेष बहुमत और साथ ही साथ उनमें कुछ कंडीशन है कि आधे से अधिक राज्यों में उनका अपना सत्ता होना चाहिए या उनका सहमति होना चाहिए। अब देखते हैं, यहाँ पर जो साधारण बहुमत है इनमें बताता है कि प्रत्येक सदन में मत देने वाले कुल सदस्यों का आधे से एक अधिक होना चाहिए। यदि आपको बदलाव करना है संविधान में और यदि आपके पास साधारण बहुमत है तो उनमें क्या होना चाहिए कि प्रत्येक सदन में, सदन 2 है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ये दोनों सदनों में जो है इनके कुछ अलग अलग सीटें होती हैं कि इतना आना चाहिए तभी बदलाव हो सकता है, और लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो एक खास सीट के तहत ही बदलाव हो सकता है। देखिए, यहाँ पर तो जो साधारण बहुमत होता है इनमें कह रहा है कि प्रत्येक सदन में मत देने वाले कुल सदस्यों का आधा से एक अधिक यदि आता है, आधा से एक अधिक आता है, तब संविधान में हम लोग बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि लोकसभा, ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है। तो देखिए, न्यूनतम जो है सीट, न्यूनतम ये 28 आना चाहिए। लोकसभा में जो न्यूनतम सीट है वो 28 आना चाहिए और अधिकतम सीट कितना, 272। राज्यसभा की यदि बात करें कि राज्यसभा में कितना आना चाहिए, तो ये 13 आना चाहिए
और जो राज्यसभा का अधिकतम जो सीटें हैं वो 123 आना चाहिए। अधिकतम कितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम की यदि बात करें तो मिनिमम कितना होगा, न्यूनतम होगा 28 सीटें लोकसभा में और राज्यसभा में 13 होगा, और अधिकतम 272 और इसमें राज्यसभा में 123 ये होता है। यदि इतना सीट आता है किसी एक पार्टी का या गठबंधन जो पार्टी बना के रखती है उनके अंदर यदि इतनी सीटें आती हैं तो वो एक साधारण बहुमत के तहत वो संविधान में कुछ छोटे छोटे पदों को संशोधित कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। अब उसके बारे में देखते हैं। अब दूसरा जो है विशेष बहुमत, ये दूसरा है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या बताता है कि प्रत्येक सदन के सभी सदस्यों का आधा से एक क्या होना चाहिए, अधिक, या बहुमत देने वाले सदस्यों का 2/3, बहुमत देने वाले जो सदस्य उसकी 2/3 यदि सीट आता है, बहुमत आता है, तब भी हम क्या कर सकते हैं कि कुछ विशेष इसमें बदलाव कर सकते हैं। संविधान के अंदर कुछ विशेष बदलाव हम लोग कर सकते हैं। अब रहा बात ये कि इनमें क्या होता है कि विशेष बहुमत क्या होगा, तो लोकसभा में आपका बहुमत जो होगा, न्यूनतम जो सीट होगा वो 273 होना चाहिए, न्यूनतम 273, और अधिकतम कितना होगा इसमें लोकसभा में 163 को। राज्यसभा की बात करें तो इसमें होगा 123 और 100 इसमें 63 होता है। तो इसमें राज्यसभा में हो गया कितना, 123 होगा न्यूनतम सीट, और जो अधिकतम सीट है वो 163 होना चाहिए। यदि इतना आता है, ये 2/3 है, ये 2/3 है, तो यदि इतना आता है सीट तब हम क्या कर सकते हैं कि संविधान में कुछ विशेष बदलाव कर सकते हैं, कुछ विशेष बदलाव। अब आता है तीसरा चरण। तीसरा जो चरण है काफ़ी ज़्यादा टॉप क्वालिटी का वो चरण है, और इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये जल्दी होता नहीं है, लेकिन यदि हो गया तो कुछ ज़्यादा बदलाव बड़ा हो सकता है। इसमें देखिए तीसरा में बता रही है कि विशेष बहुमत के साथ साथ वो आधे राज्य में, पूरे देश के आधे राज्य का सहमति होना चाहिए या आधे राज्य में उसका शासन होना चाहिए, उसका सत्ता होना चाहिए। यदि मान के चलते हैं कि यदि भारत में 28 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, तो इसका आधा करें, यानी कि आधा कितना होगा, तो वो 14 को कम से कम 14 राज्यों में उसका पूर्ण बहुमत चाहिए, यानी कि पूर्ण बहुमत के साथ साथ उसका सत्ता भी चाहिए। और या यदि उसमें उसका सत्ता नहीं है, यदि उस पार्टी का उस राज्य में सत्ता नहीं है तो उसका सहमति जरूर चाहिए। यदि सहमति मिल जाता है उन 14 राज्यों का और साथ ही साथ विशेष बहुमत मिल जाता है, यानी कि लोकसभा में 273 मिल जाए और राज्यसभा में कितना मिल जाए, 123, ये दोनों में बहुमत होना अति आवश्यक है। यदि इतना मिल जाता है और साथ ही साथ 28 राज्यों में 14 राज्यों का समर्थन होना चाहिए या 14 राज्यों में उसका खुद का सत्ता होना चाहिए। यदि इस तरीके से और इस व्यवस्था को यदि कोई पार्टियां अपने अंदर कर लेती, अपने मतलब अधिकार में ले लेती हैं, तो अब वैसी कंडीशन में वो संविधान के अंदर कुछ विशेष बदलाव कर सकती हैं। अब रहा बात ये कि विशेष बदलाव के तौर पर देखें यदि, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको कितना भी सीट आ जाए, 543 सीटों में यदि 543 सीट भी यदि आ जाए तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो बदलाव नहीं कर सकती हैं। तो चलिए उसको आज हम लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि मूलभूत ढांचा क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है। देखिए मूलभूत ढांचा क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का देखिए यहाँ पर मूलभूत ढांचा का जो अधिकार है, जो चेंज कर सकता है, जो अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है, वो अधिकार सिर्फ किसके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, जो क्या कर सकता है कि मूलभूत ढांचा में बदलाव कर सकता है। अब यहां पर ये देखते हैं कि मूलभूत जो ढांचा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, देखिए इसकी जो संख्या है ये एक फिक्स नहीं है कि कितनी होती है, मूलभूत ढांचा की संख्या कितनी होती है, ये हर बार कोर्ट के द्वारा कभी बेसी हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। और ये संविधान में भी कहीं नहीं लिखा गया है ना कि इसका क्या होना चाहिए, इसका सही मापदंड क्या होना चाहिए, कि मूलभूत जरूरत क्या चीजें हैं, ये मतलब कि ये फिक्स नहीं है। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट कह देगी, जो कोर्ट है वो कह देगी कि इसको यदि हम मान ले कि ये मूलभूत हमारा अधिकार है या मूलभूत ढांचा है, तो उसको मानना ही पड़ेगा और इसका कोई मापदंड नहीं है। फिर भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए सबसे जो पहला चीज है लोकतांत्रिक, सबसे जो पहला चीज है वो लोकतांत्रिक, यानी कि सीट कितना भी आ जाए, किसी भी पार्टी का सीट कितना भी आ जाए लोकसभा में, वो लोकतांत्रिक जो चीजें हैं, भारत एक लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, ये लोकतांत्रिक जो
बात है इसको कभी वो हटा नहीं सकता है। कोई भी पार्टी आ जाए यहाँ पे लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकता है। यदि मान के चलिए कि खत्म कर भी दिया, मान लीजिए कि यदि वो खत्म कर भी दिया, कहे कि उसके पास अधिकार है कि इतना फिट आ चुका है कि वो राज्यसभा और लोकसभा ये दोनों सदनों में वो क्या कर सकता है कि अपना बहुमत के आधार पर ये बिल पारित करवा देगा कि हम अब पूरे भारत से लोकतंत्र का जो पद है इसको हम हटाएंगे। तो वहां से पारित भी हो जाएगा और पारित होने के बाद में वो जाएगा कहां? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि ना, ये हम नहीं मानते हैं, ये हमारा मूलभूत अधिकार है और ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है, आप इसलिए आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। यानी कि कितना भी सीट जीत कर जाइए, कितना भी पारित करवा लीजिए लोकसभा में और राज्यसभा में, वो सुप्रीम कोर्ट उसको जाकर वहां पर खारिज कर देगी। अब दूसरी जो चीज देखिए, दूसरी जो बात है कि संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, यानी कि संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्ष चरित्र के तौर पर जाना जाता है। मतलब ये है कि पूरे भारत में सभी धर्मों को एक समान रूप से यहाँ पर देखा जाता है और सभी को अधिकार एक समान रूप से दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को विशेष अधिकार दे दिया जाए और किसी एक धर्म को विशेष अधिकार न दिया जाए। यानी कि सबको, भारत के अंदर जितनी सारे धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जितनी सारी चीजें हैं, वो सबको एक समान अधिकार दिया जाएगा। ये हमारी संविधान कहता है और ये मूल ढांचा के अंतर्गत आता है और इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। यानी कि सीट कितना भी आ जाए, सीट कितना भी आ जाए, कितना भी 400 पार चले जाए, जो धर्मनिरपेक्षता देश है, लोकतांत्रिक देश है ये भारत, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। और तीसरी यहाँ पर बात है कि संघीय स्वरूप। संघीय स्वरूप क्या होता है कि जो सरकार की शक्तियाँ होती है, सरकार की जो शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में ये बटी होती हैं। राज्य की जो सरकार की जो शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में बटी रहती है और इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट मानती है कि ये मूलभूत ढांचा है। ठीक, उसके बाद में आता है न्यायिक समीक्षा। चौथी पॉइंट है वो न्यायिक समीक्षा है। चौथी पॉइंट न्यायिक समीक्षा है। इसके तहत क्या होता है कि जो न्यायपालिका है, यानी कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे उच्च न्यायालय हो, जो भी हो, इनमें क्या होता है कि किसी के ऊपर अपना वो जजमेंट कर सकता है कि ये व्यक्ति सही है या गलत है। इसका पूरी अधिकार जो होता है वो कोर्ट के पास होता है और ये जो है वो मूलभूत का ढांचा कहलाता है और इसको कभी भी कितना भी सीट लाकर इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में जो पांचवी जो पॉइंट है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, इसमें क्या होता है कि भारत देश के अंदर ये स्वतंत्र रूप से इसमें चुनाव कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री बन गया वो हमेशा कहेगा कि हम ही प्रधानमंत्री रहेंगे, यानी कि अभी मोदी जी बने हैं और ये ऐसा नहीं हो सकता है कि मोदी जी ही हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें क्या है कि स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष होकर चुनाव होगा और अपने अधिकार के हिसाब से हम किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं या प्रधानमंत्री के लिए वोट कर सकते हैं। जो छठी जो बात है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, यानी कि कोर्ट जो है, कोर्ट वो अपना अधिकार वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहकर वो जजमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई केस गया कोर्ट में और वो कहे कि राज्य सरकार से चाहे जो केंद्र सरकार उससे वो सुझाव लेकर किसी केस के ऊपर वो फैसला नहीं दे सकता है। वो जब भी देगा तो अपने हिसाब से और अपने सूझबूझ के आधार पर ही कोर्ट क्या करेगा, वो फैसला देगा। इसकी स्वतंत्रता कोर्ट के पास होती है, न्यायपालिका के पास इसकी स्वतंत्रता होती है और ये भी आता है मूलभूत ढांचा के अंदर। लास्ट में जो सातवीं जो बातें हैं कि मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत। मौलिक अधिकार यानी कि किसी भी इंसान की जो कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार होती है, जैसे हम लोग हैं, अभी हम यहाँ पर आपको हम ऑनलाइन के माध्यम से कुछ बता रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ बता रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है और इसको कोई छीन नहीं सकता है। यदि हमारे देश में ये मौलिक अधिकार नहीं होता तो हम कुछ बता नहीं सकते थे, हम किसी को कुछ बता नहीं सकते थे, ना कहीं जा सकते थे, ना एक राज्य से दूसरे राज्य, ना एक शहर से दूसरे राज्य। ऐसा नहीं हो सकता था कि कहीं पर खड़े होकर दो चार शब्द कह सकते थे, या ऐसा भी नहीं हो सकता था कि कोई हमें संगठन बनाना हो या हमें कोई जुलूस निकालना हो, तो ये सब हम काम नहीं कर सकते थे। कब? जब हमको मौलिक अधिकार नहीं मिलता तब। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी नागरिकों को अपना मौलिक अधिकार दिया जाता है और उसमें कोई भी कटौती नहीं किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे मूल
मूलभूत ढांचा है जिसके बारे में हम लोग और भी जानेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर जो है मुख्य जो चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और एक बात यहाँ पर छूट गया है, देखिए कानून की शासन। कानून की शासन मतलब क्या है कि जो कानून है, हमारा जो कानून है वो पूरे भारत में अपना शासन करेगी। शासन करने का मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में यानी कि सैनिक राज आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट और संविधान को मानकर, सुप्रीम कोर्ट और संविधान के नियमों को ही मानकर सैनिक जो है या कानून जो है वो अपना शासन कर सकता है। अब हम लोग जानेंगे कि यदि किसी पार्टी के पास विशेष बहुमत आ जाए और आधे से अधिक राज्यों में उसका सपोर्ट मिल जाए या हो सके तो उसमें सत्ता आ जाए, तब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या सच में संविधान को बदला जा सकता है। देखिए ये घटना हुआ था इंदिरा गांधी के समय में। अब हम लोग ये जानते हैं कि क्या ऐसा पहले ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत की सरकार हो और सरकार आने के बाद में वो संविधान के अंदर कुछ बदलाव किए हो। तो देखिए ये लोकसभा का चुनाव था। लोकसभा का जो चुनाव था 1971 में लोकसभा का चुनाव था। उस टाइम पर इंदिरा जो गांधी थी और रायबरेली से चुनाव लड़ी थी और उनके प्रतिद्वंदी थे राजनारायण उनके प्रतिद्वंदी थे। और उस चुनाव में इंदिरा गांधी की काफ़ी पूर्ण बहुमत के साथ उनकी जीत हुई, लगभग लाख वोट से भी ऊपर से वो जीती। और ये देखते हुए राजनारायण ने ये आरोप लगाया इंदिरा गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया कि जो चुनाव जो हुआ है इसके अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है और पैसे देकर वोट को खरीदा गया है। ये सभी चीज़ों को लेकर और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने केस कर दिया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस करने के बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी बातों को सोच समझकर और जांच पड़ताल करने के बाद में इंदिरा गांधी को दोषी पाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा और इलाहाबाद ने इंदिरा गांधी को 14 दोषों का आरोपी पाया। और उसके बाद में उन्होंने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी को कि ये 6 सालों तक यानी कि 6 वर्षों तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। चुनाव लड़ने पर उसने रोक लगा दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने से 6 वर्ष तक रोक लगा दिया। अब ये रोक लगाने के बाद में हुआ क्या, इंदिरा गांधी उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन, उनके साथ मिलकर या उनको आदेश देकर पूरे देश में इमरजेंसी लगा। अब हम लोग देखते हैं कि 42वां संशोधन क्या था। यहाँ पर दिखाया गया कि 42वां संशोधन 1976 यानी कि आपातकाल के समय में, यानी कि इमरजेंसी के समय में ये संशोधन किया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या संशोधन हुआ था। यहाँ पर पहला संशोधन था कि राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों में, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों में कोई भी यदि विधेयक पास होता है, कोई भी बिल पास होता है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति साइन करने से मना नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो संशोधन था वो न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त कर देना। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को समाप्त कर देना। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब यह है कि राज्यसभा और लोकसभा में कोई भी बिल पास होने के बाद में यदि इसके ऊपर कोई आरोप लगाता है और इसको चैलेंज करता है कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट के अंदर ये बिल जाने के बाद कोर्ट के अंदर वो पावर नहीं रह जाता है कि इस बिल के ऊपर और इस विधेयक के ऊपर अपना कोई भी विचार विमर्श दे सके कि वो चीज़ें जो है वो गलत है कि सही है। ये इसका अधिकार कोर्ट के पास नहीं होगा। ये 42वां संशोधन में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। मतलब कि कोई भी बिल हो उसको गलत या सही नहीं ठहरा सकता था कोर्ट के पूरा अधिकार को ही छीन ली थी इंदिरा गांधी ने। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या था। तीसरा पॉइंट कि मूल अधिकारों का कटौती कर दिया गया। मूल अधिकार जो था इंसान की, जो नागरिक है, भारत के जो नागरिक है, उनकी मूल अधिकारों को कटौती कर दिया गया। मूल अधिकार में क्या आता है, मुख्य रूप से मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं या किसी से कुछ हम लोग कुछ बात को कहना हो तो ये हमारा मूल अधिकार है। हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, ये हमारा मूल अधिकार है। कोई मंच कर सकते हैं, कहीं भाषण दे सकते हैं, ये हमारा मूल अधिकार है। लेकिन उस टाइम पर इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने मूल अधिकारों को खत्म कर दिया और उस टाइम पर कोई भी उनका विरोधी ना को भाषण दे सकता था, ना प्रोटेस्ट कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। यदि वो ऐसा करता है तो उसको कानून के तहत उसको सीधे जेल में ठूस दिया जाता था। और वैसा ही हुआ था जयप्रकाश नारायण के साथ।
जो गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे, और उसी रात उनको जेल में डाल दिया गया। अब आगे देखते हैं हम लोग कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राज्य के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति था। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद में यह भी संशोधन कर दिया गया कि राज्य के अंदर यदि कोई गतिविधियां होती है, कोई मान के चलिए कि कोई प्रोटेस्ट होता है या कोई भी आंदोलन करता है, तो वो केंद्र के द्वारा उस राज्य में सैन्य बल को भेजकर और वहां पर जो भी व्यवस्था है उसको अपने अधिकार में लिया जा सकता था। यानी कि राज्य की कोई भी पुलिस उसके ऊपर काम नहीं करेगी, जो काम करेगा केंद्र की पुलिस वहां पर काम करेगी। जो आपकी अगला जो पॉइंट था, संसद एवं विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता खत्म कर दी गई थी। कोरम क्या होता है? तो कोरम वो होता है कि लोकसभा और विधानसभा में यदि कोई बिल पारित करना हो तो उनमें उस टाइम पर मौजूद सभी सदस्यों की कम से कम 10% जनसंख्या होना चाहिए, उसको कोरम बोलते हैं। लेकिन अब उस दिन के बाद से कोरम की व्यवस्था खत्म करके अब किया क्या गया कि भले ही 10% जनसंख्या ना हो, मान लीजिए कि 543 सीट है, इसका जो 10% हुआ, 10% हो गया, मान के चलिए कि 55 जो सीट है वो कम से कम उतने लोग वहां पर उपस्थित होना चाहिए। लेकिन उस नियम के तहत 55 यदि नहीं भी है, यदि 5 गो होके 2 गो हो, तो वहां पर उस बिल को पारित किया जा सकता है। ये कोरम व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। उसके बाद में था कि लोकसभा एवं विधानसभा की कार्यकाल जो था वो 5 वर्ष को हटाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ये सभी संशोधन हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे और संशोधन हुआ था। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।